Hello students, and once again welcome back to Gyan Adda, a complete knowledge hub. Today we are discussing current affairs of 21st June. And the very first current affair is on your screen. NASA astronomers discovers 240 years old neutron star named Swift J1818.0 1607 recently. This study was published in which journal? नासा के एस्ट्रोनॉमर ने हाल ही में डिस्कवर किया है 240 साल पुराना न्यूट्रॉन स्टार जिसका नाम है स्विफ्ट। ये पूरा नाम है उसका। अभी हाल ही में नासा के एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया है। तो ये जो स्टडी है वो किस जर्नल में पब्लिश की गई है? देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दो इन्फॉर्मेशन मिला। एक तो ओल्ड न्यूट्रॉन स्टार जो कि 240 साल पुराना है वो डिस्कवर हुआ है, नासा ने डिस्कवर किया हुआ है। तीसरा ये कि इस न्यूट्रॉन स्टार का नाम स्विफ्ट J1818.0 1607 है। चौथा कि ये जो स्टडी है इसको किस जर्नल में पब्लिश किया गया है? इसको दी एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, दी एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश किया गया है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट, as per India's first report on climate crisis titled Assessment of Climate Change over the Indian region, prepared with the support of Earth Science Ministry, what is the increase in average temperature of India during period 1901 to 2018? इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, पहली रिपोर्ट आई है क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर में, जिस रिपोर्ट का नाम मतलब रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। देखिए, इसमें भी आपको तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, एक क्वेश्चन के अंदर में 3 से 4 क्वेश्चन। तो इंडिया की जो पहली रिपोर्ट है वो क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर में आई हुई है, उसका रिपोर्ट का नाम है, टाइटल है असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। और इसको प्रिपेयर किया गया है, इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया हुआ है अर्थ साइंस मिनिस्ट्री की सपोर्ट के साथ में। ठीक है, व्हाट इज़ द इंक्रीज़। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया का जो टेम्परेचर है, मतलब यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है इंडिया का, वो 1901 के कंपैरिजन में, मतलब 1900 सन 1901 से लेकर के 2018 के बीच में अगर देखा जाए तो कितने डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, 0.7% का जो टेम्परेचर है, 0.7 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ है 1901 से लेकर के 2018 के बीच में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप खुद देख लेना, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है थोड़े से कुछ फुल फॉर्म्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि MOES को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस बोलते हैं, और किसके साथ कौन एडिट किया था, एडिटेड बाय साइंटिस्ट ऑफ IITM पुणे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप इसको देख लेना। एक्सप्लेनेशन में ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के थ्रू में किस तरीके से इमिशन होता है, क्या प्रोजेक्ट किया था, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप एक्सप्लेनेशन में से देख लेना एक बार, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। देन नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट आई लैब मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट फॉर टेस्टिंग कोविड-19। यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन, करंट में जो यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ के वो है हर्षवर्धन जी। इन्होंने लॉन्च किया है पहला आई लैब मोबाइल जो कि डायग्नोसिस करेगा कोविड-19 का, मतलब डायग्नोस्टिक यूनिट इन्होंने लॉन्च किया हुआ है आई लैब मोबाइल के नाम का, जो कि कोविड-19 की टेस्टिंग करेगा। ये जो लैब है, दिस लैब इज़ क्रिएटेड बाय विच कंपनी, ये जो लैब है वो क्रिएट किया गया हुआ है किस कंपनी के द्वारा, विद द सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो दो कंपनीज़ थी, एक तो थी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ में, ये कंपनी नहीं है एक्चुअली में, ये डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो कि यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ में किस कंपनी ने टाई अप किया था इस फर्स्ट आई लैब मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट को बनाने के लिए? द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश की मैकटेक जोन ने, ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट, ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट।
आंध्र प्रदेश की मेड टेक जोन के साथ में, मतलब इस कंपनी ने सपोर्ट किया हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी का इस आई लैब मोबाइल को बनाने में। इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, उसको आप देख लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं, कोविड मेडटेक आई लैब क्या है, किस तरीके से काम करेगा, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कुछ फुल फॉर्म्स भी दिए हुए हैं, तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। आप जो मेन क्वेश्चन है वो मैं मेन क्वेश्चन आपको बताती चल रही हूँ, उससे रिलेटेड आप एक्सप्लेनेशन देख लेना। विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट बेल इनिशिएटिव, कौन सी वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जिसने हाल ही में फर्स्ट बेल नाम की इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। ये एक तरीके का ऑनलाइन क्लासेस देता है इन द स्टेट स्कूल, जो स्टेट स्कूल्स होते हैं, जो जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर कर्नाटका, केरला हो गया, तो मतलब स्टेट जो स्कूल्स हैं, अब उनके स्कूल में फर्स्ट बेल नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया है। किस स्टेट ने ये लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका केरला। केरला के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे फर्स्ट बेल नाम का इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसमें ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो है वो चलाई जाएंगी, वो प्रोवाइड की जाएंगी। ये 1 जून को स्टार्ट होगा, मतलब हो चुका है। एंड थ्रू काइट वेक्टर्स चैनल के माध्यम से इसको स्टार्ट किया गया हुआ है। एंड अदर ऑनलाइन मैकेनिज्म, द केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, काइट का फुल फॉर्म है ये, हैज़ ब्रॉट द टाइम टेबल फॉर कंडक्टिंग क्लासेस। तो टाइम टेबल वगैरह की एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन बहुत ही ईजी है। जो इंपॉर्टेंट है गाइज वो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। एक्सप्लेनेशन आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। Then next is Tata Power signed agreement with which state to develop 100 megawatt solar project। हाल ही में टाटा पावर ने साइन किया है एग्रीमेंट, किस स्टेट के साथ में एग्रीमेंट साइन किया हुआ है ताकि 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट को लगाया जा सके? राइट आंसर है ऑप्शन 4, महाराष्ट्र के साथ में टाटा पावर ने एग्रीमेंट किया हुआ है कि उस स्टेट में 100 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा। अब टाटा जो है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ये TPREL का फुल फॉर्म है, इसने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड MSEDCL के साथ में टाई अप किया हुआ है। तो ये आप देख लेना, बहुत ईजी सा एक्सप्लेनेशन है। India will hold the presidency of United Nations Security Council UNSC during which month of the year 2021? 2021 में, मतलब अगले साल इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी को होल्ड करेगी। किस मंथ में करेगी, कौन से महीने में करेगी? तो जो राइट आंसर है वो है अगस्त, ऑप्शन फर्स्ट। अगस्त में इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी को होल्ड करेगी। 15 मेंबर है इसमें, नॉन परमानेंट मेंबर है, जिसमें से इंडिया भी एक मेंबर है। बाकी के डिटेल्स को आप इसमें देख लेना। ये 2 साल के लिए टर्म होता है, मतलब इसको आप जब पढ़ोगे ना तो आपको और भी चीज़ें इसमें पता चल जाएंगी कि इसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनका टेन्योर कितने साल का होता है, 2 साल का टेन्योर होता है, क्या कैसे होता है, वो आप देख लेना एक बार। The next is central government has approved to provide fund of 1829 for implementation of a Jal Jeevan mission for which state। ये यहाँ 1829 करोड़ होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है 1829 करोड़ का, इतना अमाउंट का उन्होंने पैसा जो है वो जल जीवन मिशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अप्रूव किया हुआ है। किस स्टेट के लिए किया हुआ है? तो जो क्वेश्चन है वो ये है, किस स्टेट के लिए? अगेन महाराष्ट्र के लिए किया हुआ है। महाराष्ट्र के लिए जल जीवन मिशन के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1829 करोड़ का जो है इतना पैसा, इतना फंड जो है वो एलोकेट किया हुआ है। देन नेक्स्ट इज इंडियाज़ इकॉनमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय कितना %? इंडिया की जो इकॉनमी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी 2020-21, मतलब ये जो फिनेंशियल ईयर, करंट फिनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-21 में IDB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की हुई है। उस रिपोर्ट का जो नाम है वो है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो इकॉनमी है वो 2020 और 21 में कितने प्रतिशत तक, कितने % तक संकुचित होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब कम होगी। संकुचित होना कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, 4%। 4% तक इंडिया की जो इकॉनमी है वो 2020-21 जो अभी करंट फिनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें कॉन्ट्रैक्ट होगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई हुई है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, उसमें ये चीज़ मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है
who has been appointed as the ambassador of JSW Cements marketing campaign leader choice। हाल ही में किनका मतलब किनका एज अ एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है JSW सीमेंट मार्केटिंग कैंपेन लीडर चॉइस। मार्केटिंग कैंपेन का नाम है लीडर चॉइस और ये मार्केटिंग कैंपेन JSW सीमेंट का है। तो इसमें किनको एज अ एम्बेसडर उनको नियुक्त किया गया है, तो 2 लोगों की नियुक्ति हुई है। पहले हैं सौरभ गांगुली जी और दूसरे हैं सुनील छेत्री जी। तो सुनील छेत्री और सौरभ गांगुली जी का एज अ एम्बेसडर इनकी अपॉइंटमेंट हुई है JSW सीमेंट्स की। ये मार्केटिंग कैंपेन जो एडवर्टीजमेंट आप टीवी वगैरह पे देखते हो ना, लीडर्स चॉइस, ये जो मार्केटिंग कैंपेन है उस कैंपेन का नाम है लीडर्स चॉइस। और इसमें सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री इनका जो है वो एज अ एम्बेसडर इनको अपॉइंट किया है। इनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, वो आप देख लेना कि BCCI को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं सौरभ गांगुली, वो करंट प्रेसिडेंट हैं BCCI के। और जो सुनील छेत्री हैं ये नेशनल फुटबॉल टीम और जो कि बेंगलुरु में जो है NFC वहाँ के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वहाँ पे ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैप्टन रह चुके हैं इंडियाज़ नेशनल फुटबॉल टीम के। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख लेना एडिशनल, और काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ तो आप देखो नहीं, आप इसको वीडियो पॉज करके ज़रूर देख लेना, आपके नॉलेज और इंक्रीज़ होंगे, राइट। According to 69th edition of Statistical Review of World Energy 2020 released by BPPLC, what is India's rank based on amount of energy consumption in 2019? 69th edition मतलब Statistical Review of World Energy 2020 का 69th edition अभी रिलीज़ हुआ है हाल ही में। तो इस एडिशन के इसको रिलीज़ किसने किया है? BPPLC ने इसको रिलीज़ किया हुआ है। और इसमें इंडिया का रैंक पूछ रहा है कि इंडिया का रैंक क्या है, किस चीज़ में रैंक पूछ रहा है कि एनर्जी कंजम्पशन में, मतलब पूरी दुनिया में इंडिया का कौन से रैंक पे है एनर्जी कंजम्पशन में। मतलब जो एनर्जीज़ होती हैं जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो कंजम्पशन होता है हमारी कंट्री में, तो वो कौन से रैंक पर इंडिया स्टैंड करता है एनर्जी कंजम्पशन के मामले में। 69th एडिशन स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2020 अभी हाल ही में ये जो है रिलीज़ किया गया हुआ है BPPLC के द्वारा। तो इंडिया जो है वो 3rd पोजीशन पे, 3rd रैंक पे स्टार्ट करता है, स्टैंड करता है पूरी दुनिया में 3rd पोजीशन पे एनर्जी कंजम्पशन पे। इसके बारे में डिटेल यहाँ पे देख लेना। ये क्या कहता है जो 69th एडिशन है स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2020 जो विच कलेक्ट्स एंड एनालाइज एनर्जी डेटा फॉर 2019, मतलब 2019 के जितने भी एनर्जी से रिलेटेड डेटा हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट किया और इसको रिलीज़ किया था, रिलीज्ड बाय UK। ये UK ने रिलीज़ किया था, यूनाइटेड किंगडम ने, बेस्ड ऑन ऑयल एंड गैस कंपनी BPPLC। जो ऑयल और गैस की कंपनी है BPPLC उसके बेसिस पे इस डेटा को रिलीज़ किया गया था। तो इंडिया वो सेकंड मेजर मार्केट, मतलब इंडिया जो थी वो सेकंड मेजर मार्केट थी चाइना के बाद में टू इंक्रीज प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन इन द ईयर 2019। ठीक है, जो 2019 में चाइना के बाद, मतलब पहले नंबर पे चाइना थी, दूसरे नंबर पे इंडिया थी। तो इंडिया दूसरी सबसे ज़्यादा प्राइमरी एनर्जी कंजम्पशन के मामले में सेकंड नंबर पे थी। अब आगे क्या है, ऑन दी अदर हैंड इंडिया एनर्जी कंजम्पशन इन 2019 वॉज अ थर्ड लार्जेस्ट ओनली आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट और तीसरे नंबर पे हो गई इंडिया। डिस्पाइट द रेट ऑफ ग्रोथ इन एनर्जी कंजम्पशन इन द ईयर 2019 हैज़ बिन स्लोअर देन इन 2018। 2018 में जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन रेट था वो कम था, लेकिन 2019 में जो अभी हाल ही में रिपोर्ट रिलीज़ की गई है उसके अकॉर्डिंग हम थर्ड रैंक को होल्ड करते हैं चाइना और USA के बाद में। तो गाइज़ ये तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन था उस फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन से। नेक्स्ट है सऊदी अरेबियाज पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड हैज़ बॉट कितना परसेंटेज, हाउ मच परसेंट स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर ₹11,367 करोड़ रिसेंटली। हाल ही में सऊदी अरेबिया के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है जिन्होंने ख़रीदा है जियो प्लेटफॉर्म के स्टेक को, शेयर होल्डर जो बने हैं, जो स्टेक को होल्ड किया हुआ है
और इसकी कीमत लगभग 11,367 करोड़ थी। तो कितने परसेंट इन्होंने जियो प्लेटफॉर्म का होल्ड किया हुआ है? तो जो राइट आंसर है वो है 2.32%। मतलब फिफ्थ ऑप्शन 2.32% सऊदी अरेबिया की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है जिन्होंने 2.32% जिन्होंने स्टेक होल्ड किया हुआ है जियो प्लेटफॉर्म का। और ये 2.3% जियो प्लेटफॉर्म की टोटल वैल्यू का अगर आप 2.32% निकालोगे तो तकरीबन 11,367 करोड़ है। मतलब 11,367 करोड़ का इतना जो अमाउंट का जो स्टेक होल्ड किया हुआ है वो इक्विवेलेंट टू 2.32% है, जो कि सऊदी अरेबिया की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने इसको परचेज़ किया। अभी देखो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मतलब जियो प्लेटफॉर्म ने स्टेप्ड इनटू 11th डील। इन्होंने 11वें नंबर की डील की हुई है सऊदी अरेबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड से, PIF से, जिन्होंने ख़रीदा है जियो प्लेटफॉर्म का 2.32% स्टेक जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, जिसका वैल्यू तकरीबन 11,367 करोड़ है। और इस इन्वेस्टमेंट के साथ में जियो प्लेटफॉर्म ने रेज़ किया हुआ है तकरीबन 1,15,693.95 करोड़, तकरीबन 1.15 लाख करोड़ फ्रॉम लेंडिंग ग्लोबल इन्वेस्टर्स। मतलब तकरीबन जियो प्लेटफॉर्म ने 1,15,693.5 करोड़ टोटल इतना जो है रेज़ किया हुआ था, स्टॉक रेज़ किया हुआ था, इतना शेयर उन्होंने रेज़ किया हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर ने परचेज़ किया हुआ है इतने अमाउंट का अप्रैल 2022 को, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूस फंड रेज्ड बाय कंपनी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो रिलायंस जो जियो है वो पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने इतना ज़्यादा अमाउंट का जो स्टेक है, इतना ज़्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट जो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को उन्होंने पुल किया हुआ है, और पहली बार इतना बड़ा फंड रेस किया गया हुआ है किसी कंपनी के द्वारा। तो सऊदी अरेबिया ने इतना परचेज़ किया है जो कि 2.32% होल्ड करता है, और टोटल जिन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स को पुल किया हुआ है और मतलब लेंड किया हुआ अपने स्टॉक को, वो तकरीबन 1,15,693 करोड़, जो कि 1.15 लाख करोड़ के आसपास, अगर आप इसको देखो तकरीबन 1.15 लाख करोड़ के आसपास इन्होंने किया हुआ है। तो गाइज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम कल के करंट अफेयर्स में। थैंक यू।